जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है, पर इससे निपटने के लिए हमने कुछ अनोखी चीज़ें भी लाई हैं। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले क्लाउड चेंबर भारत कैसे बनाएगा उसके बारे में तो बात की थी। आज मैं बताऊंगी पृथ्वी को ठंडा रखने के लिए किस प्रकार से हम हीरे के पाउडर को छिड़केंगे। ये एक ऐसी प्रस्तावना है बेसिकली जो कि सबको लगता है कि ये क्या है, बट ऑफ कोर्स इसके कोई ना कोई रीजंस हैं। और हीरे की छिड़काव करने के बाद किस प्रकार से, हीरे के पाउडर का छिड़काव करने के बाद किस प्रकार से हमारी पृथ्वी ठंडी रहेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफ़ी इससे भू राजनीतिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक नए अध्ययन में तर्क दिया गया है कि हर साल पृथ्वी की ऊपरी जो वायुमंडल में लाखों टन हीरे की धूल छिड़कने से पृथ्वी को ठंडा रखने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद मिल सकती है। यह बहुत ही अजीबोगरीब दावा लग सकता है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ऐसा एक समाधान आया है। इसके काम करने से इसके पहले भी हमने सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे कई अन्य यौगिकों का सुझाव दे रखा था। यहाँ मुख्य विचार ऐसी सामग्री को बिखेरने का है जो कि अंतरिक्ष में सौर विकिरण को परिवर्तित कर सके और इसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोक सके, जिससे ग्रह ठंडा हो जाए। वैसे देखो, हमारी पृथ्वी में ना खुद में ही इतनी ज़्यादा शक्ति है कि ये अपने आप को ठंडा रख सकती है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से इस समय मानवीय गतिविधियों की वजह से ऐसी गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं जो कि हमारे वायुमंडल को गर्म कर रही हैं, पर इसके बावजूद हम इन गैसेस को तो कम करना ही चाह रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम अपने वायुमंडल को सशक्त बनाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कुछ परतों में विभाजित है। जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ये एक ऐसी परत है जिसे पृथ्वी ने खुद बनाया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसे पृथ्वी ने खुद बनाया है। कैसे? संवहन धाराओं से। संवहन धाराओं से मतलब जितनी गर्मी इस क्षेत्र में पड़ती है, पहले मतलब हमारे सतह से सबसे करीब जो परत है जितनी गर्मी लेती है सबसे ज़्यादा यही लेती है, और यही संवहन धाराएं हैं जो ऊपर उठती हैं और ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल को बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा ऑफ कोर्स ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ट्रोपोस्फेयर के अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर है समताप मंडल की है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की परत है, ओजोन, ठीक है, और ओजोन लेयर ही है जो आने वाली सूर्य की विकिरण को, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अब्जॉर्ब करती हैं, और इसी वजह से ये यूवी किरणें हमारी सतह तक नहीं पहुंच सकती। तो इस प्रकार से भी ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी की सतह को ठंडा रखती है। फिर आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का क्या कार्य है? मेसोस्फेयर इंश्योर करते हैं कि जितने भी मीटेओराइट्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे कणों में ब्रेक हो जाएं और पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, नहीं तो ये पृथ्वी को हिट कर सकते हैं और पृथ्वी को गर्म कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं पृथ्वी को। मेसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आयन्स कहते हैं, और यही आयनोस्फेयर बनाते हैं। ये रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। और लास्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट हमारे पास आता है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी परतों से बना हुआ है, और ये ऐसा स्फेयर है जिसमें मानते हैं कि आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी की इतनी सारी परतें हैं, वायुमंडल की इतनी सारी परतें जो खुद पृथ्वी को ठंडा रखने में सक्षम है, पर क्योंकि हमारे वायुमंडल में इस समय कुछ ऐसी गैसेस हैं हमने ही उत्सर्जित की हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अत्यधिक जलवाष्प या वाटर वेपर, ये सब क्या करती हैं? ये सब जितनी भी गैसेस हैं क्या करती हैं? आने वाली सूर्य की विकिरणों के लिए पारदर्शी हैं, बट जाने वाले के लिए जितनी हमारे सतह से गर्मी निकलती है बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है ताकि पृथ्वी अपना हीट बजट मेंटेन कर सके, उनके लिए ओपेक हो जाती है। इस वजह से
पृथ्वी की जो हीट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर हमने ऊपर से डायमंड्स का छिड़काव किया, डायमंड्स के पाउडर का छिड़काव किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये आने वाली विकिरणों को रिफ्लेक्ट करने में भी मदद करेगा। ये अंतरिक्ष में सौर विकिरण को ये बता दिया था, अंतरिक्ष आधारित दर्पणों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव दिया था कि सन की रेस को दर्पण की मदद से हम वापस रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ऐसे समाधान इन्हें भू इंजीनियरिंग कहा जाता है। विशेष रूप से ये सौर विकिरण का प्रबंधन करती हैं। इस पर काफ़ी समय से अध्ययन किया जा रहा है, हालांकि उन्हें कभी अब आजमाया नहीं गया है। और जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित इस नए अध्ययन में पाया गया है कि हीरे इस काम को करने में पहले से ही विचार की गई किसी भी अन्य सामग्री की तुलना में अधिक प्रभावी होंगे। इनकी प्रभावशीलता ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अब तक किए गए उपाय अपर्याप्त हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि है। अभी हम ग्लोबल वार्मिंग में नहीं आए हैं, हम ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ आ गए हैं। पृथ्वी सिर्फ गर्म नहीं हो रही है, इतनी ऊष्मा है पृथ्वी में कि पृथ्वी अब उबलने लगी है। जो वार्मिंग का मुख्य कारण है, इसे 2022 में इसमें वृद्धि का रुझान बना हुआ है। वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि यदि वैश्विक उत्सर्जन जादुई ढंग से शून्य पर भी आ जाए तो भी तापमान को स्थिर होने और नीचे आने में दशकों लगने वाले हैं। इसके अलावा वैश्विक तापमान पहले से ही औद्योगिक काल, जो कि 1850 से 1900 के बीच में था, जिसमें हमने इतने ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया कि इसकी वजह से सारी गैसेस वायुमंडल में आ गई, जो मैंने आपको बताई, और इसी की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। वैश्विक तापमान पहले से ही इसकी वजह से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 2023 में यह लगभग 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होगा। दुनिया इस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रोक सकती। यह 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्यों में से भी एक है। ये COP21 के दौरान हुआ था, जो कि UNFCCC के अंतर्गत होती है। अभी UNFCCC के अंतर्गत COP29 भी होने वाली है, और ये कहाँ होगी? बाकू, अज़रबैजान में। ये 11 से 22 नवंबर के बीच में है, तो इसको याद रखना है, बाकू, अज़रबैजान। ठीक है। इसके अलावा कुछ सैद्धांतिक परिदृश्य अभी भी इस संभावना की अनुमानित कर रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि दुनिया को 2030 तक अपने उत्सर्जन में 2019 के स्तर को कम करना है। 43% की कटौती करनी होगी। साथ ही साथ हालांकि जो चल रहे और वादा किए गए कार्यों से 2030 तक केवल 2% की कमी होने की संभावना है। नतीजन वैज्ञानिक ऐसे क्रांतिकारी तकनीकी समाधानों की तलाश कर रहे हैं जो थोड़े समय में ही नाटकीय परिणाम प्राप्त कर सके, भले ही ये अस्थायी रूप से हों। भू इंजीनियरिंग ऐसे विकल्प प्रदान करती है, मतलब नए हमें मिटिगेशन की तरकीबें बताती हैं कि किस प्रकार से हम कम समय में ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा सकें जलवायु में जो गर्मी बढ़ रही है उसको कम करने की। तो यहाँ पे हमने स्पेस मिरर लगाने की बात की थी, यानी कि जो भी सूर्य की किरणें आ रही है रिफ्लेक्ट होकर चली जाएं, पृथ्वी की सतह तक ना आ पाए। दूसरी, हम जो क्लाउड्स हैं उनको भी ब्राइटन कर सकते हैं, यानी कि उनको इतना सफ़ेद बना सकते हैं कि सूर्य की विकिरण रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके अलावा हम एरोसोल्स छोड़ सकते हैं ताकि ये रिफ्लेक्ट करें या फिर अब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा डायरेक्ट एयर कैप्चर के साथ साथ कार्बन मिनरलाइजेशन की भी हमने बात की है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से निकालना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ अर्थ रेडिएशन मैनेजमेंट भी इसमें है। भू इंजीनियरिंग का तात्पर्य पृथ्वी की प्राकृतिक जलवायु प्रणाली को बदलने के किसी भी बड़े पैमाने के प्रयास से है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। सौर विकिरण प्रबंधन, जिसमें अंतरिक्ष में आने वाली सौर किरणों को परिवर्तित करने और उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने के लिए सामग्री तैनात करने का प्रस्ताव है। 2 व्यापक भू इंजीनियरिंग विकल्पों में से ये एक है। इसकी खोज अभी भी जारी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीक के साथ साथ कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उसको पकड़ के कहीं दबा देना है। हालांकि वे उत्सर्जन या तापमान को कम करने के लिए त्वरित समाधान प्राप्त करते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से व्यावहारिक नहीं हैं। व्यवहार में आजमाई जाने वाली एकमात्र विधि CCS है। उद्योग या बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को स्रोत पर ही कैप्चर कर लिया जाएगा। इसके अलावा लंबे समय तक भंडारण के लिए उपयुक्त भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पृथ्वी की सतह से इनके नीचे जमा कर दिया जाता है।
इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए कुल उत्सर्जन इसकी कम हो जाती है। एक अन्य विकल्प में कैप्चर किए गए कार्बन को अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए इनपुट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, बाकी को भूमिगत रूप से संग्रहित किया जाता है। डायरेक्ट एयर कैप्चर विधियों के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े कृत्रिम पेड़ों के माध्यम से परिवेशी वायु से ग्रहण किया जाता है। भंडारण स्थलों या फिर उपयोग की ओर निर्देशित किया जाता है। चूँकि ये विधियाँ वर्षों से संचित कार्बन डाइऑक्साइड को संभावित रूप से समाप्त कर सकती हैं, इसीलिए CCS की तुलना में लाभ इसमें अधिक हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी बड़ी हैं। कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं वर्तमान में इस तकनीक को आजमा रही हैं। जैसे कि आपको मैंने बताए थे वही चीज़ें यहाँ पे सेम। भू इंजीनियरिंग में सबसे महत्वाकांक्षी और संभावित रूप से फ़ायदेमंद SRM यानी कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कैसे करना है, वही मैंने जो मिरर बताए थे, वाइट क्लाउड्स बताए थे, ये सारे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में आते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही सूर्य के प्रकाश हट जाती हैं। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो का विस्फोट जब हुआ था, 20वीं सदी में सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। इसमें माना जाता है कि उस वर्ष पृथ्वी में जो तापमान था वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से दोहराने की कोशिश करें, क्योंकि पिनातुबो तो ये नेचुरल इरप्शन था, हम चाहते कि हम इसे आर्टिफिशियली अपनाएं। उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का या साधारण नमक सहित कई सामग्रियों की क्षमता का पता लगाया था। इसके अलावा हीरे के बारे में चर्चा हुई। नए अध्ययन में 7 यौगिकों की तुलना की गई और इसमें पाया गया कि हीरे वांछित परिणाम देने में सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी लाने के लिए हर साल ऊपरी वायुमंडल में लगभग 5 मिलियन टन हीरे छिड़कने की आवश्यकता होगी। सैद्धांतिक रूप से संभव होने के बावजूद SRM विकल्पों को लागू करने में बड़ी तकनीकी और लागत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने से अनपेक्षित और अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, या वैश्विक एवं क्षेत्रीय मौसम पैटर्न में और वर्षा वितरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश को बदलने से कृषि खराब हो सकती है, वनस्पति खराब हो सकती है, विविधता भी प्रभावित हो सकती है। काफ़ी जीवों के लिए यह हानिकारक भी हो सकता है। पिछले साल लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बताया गया कि CCS तकनीक में काफ़ी खामियां हैं। हालांकि कुछ मामलों में इन तकनीकों को लागू करना तकनीकी रूप से संभव या फिर वांछनीय भी हो सकता है, लेकिन जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन पर बहुत अधिक निर्भरता संभव या फिर व्यवहारिक नहीं हो सकती, ऐसा अध्ययन में भी बताया गया है। 2050 तक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से CCS का उपयोग करने से दुनिया को कम से कम 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च भी आएगा। अब हमें खर्चा भी तो बचाना है। इसके अलावा मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित भूमिगत स्थल उपलब्ध नहीं हो सकता है। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग से पहले अगर बात करें कि पहले से ही दिखाई देने वाले जो प्रभाव हैं, इनको देखते हुए CCS विकल्पों को अब लगभग अपरिहार्य माना जा रहा है। दुनिया के लिए 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई परिदृश्य नहीं है जिसमें CCS और CDR प्रौद्योगिकी के योगदान की आवश्यकता है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लें। भू इंजीनियरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भू इंजीनियरिंग का तात्पर्य पृथ्वी की प्राकृतिक जलवायु प्रणाली को बदलने के किसी भी बड़े पैमाने में प्रयास से है। इससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला किया जा सकता है। इसका आपको सही उत्तर देना है। साथ ही साथ हम आपके लिए लाए हैं 3 नवंबर तक दिवाली का ट्रिपल धमाका। इसमें आपको जो भी कोर्स आप UPSC का लेंगे उसमें 90% तक की छूट मिलेगी। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने के लिए मिलेगी, और इसके अलावा जो भी आप लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लोगे तो उसके साथ एक रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। 3 नवंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी इसमें आप डेफिनेटली एनरोल हो जाएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।